अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ फीचर्स ऑफ लिरिक पोएम, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बीएस के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा करके 6 फीचर्स हैं वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ अ लिरिक पोएम। अब जो लिरिक था ये बेसिकली एक सॉन्ग होता था, जैसे एक स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसे लायर कहा जाता है। ठीक है, ये इस लायर के ऊपर ना एक सॉन्ग होता था, ये गाया जाता था अर्लियर। उसके बाद और ये जो सॉन्ग होते थे ये ज़्यादातर ना रिलीजियस होते थे या फिर ये होते थे अपनी ना इनकी जो हीरोइक इवेंट्स होते थे, हिस्ट्री होती थी, उसके बारे में होते थे। ये ज़्यादातर ये रिलीजियस होते थे। और लिरिकल पोएम की हमने लिरिकल पोइट्री की पहले बात की थी हमने पिछले वीडियो में कि ये सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पोइट्री है, यानी कि जो राइटर होता है, जो पोइट होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो वो अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा होता है, उसके अपने इमोशंस होते हैं। तो इस वजह से जो मेनली होता था ना ये रिलीजियस होता था टोन में। अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से, तो ये हमें एंग्लो सेक्शंस में, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में भी हमें ये मिलता है। उसके बाद चौसर ने भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ गया सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी क्या कि जो लिरिकल पोइट्री की लैंग्वेज हो, ठीक है, उसमें जो इमोशंस वो डिस्क्राइब कर रहे हैं या जिस लैंग्वेज में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हर बंदा आराम से समझ सके, इतना ये सिंपल लिखा हो। ठीक है, अब इसकी जो खूबसूरती होती थी ना सारी, वो उसकी सिंप्लिसिटी में ही होती थी। हाँ, अभी अगर हम पढ़ते हैं, हम लोग सोनेट्स देखते हैं, ओड्स देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा पढ़ने में ना डिफ़िकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि हमारा ना तब से और मतलब ओल्ड इंग्लिश के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज भी इवॉल्व होती रही है, वो डिफरेंसेस आ जाते हैं जिससे हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टनेस। अब जो लिरिक पोइम होती है ये ज़्यादा लेंथी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट सी लिखी होती है, एक पेज पे कुछ लाइंस, कुछ स्टेंजास। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना एक्सेप्शनल भी हैं कि जैसे ओड टू वेस्ट विंड है, वो एक काफ़ी लॉन्ग लिरिक पोएम है, बट जो मेनली होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। उसके बाद जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, सब्जेक्टिविटी। तो ये जो होते हैं ये राइटर के पोइट के अपने पर्सनल मूड्स और इमोशंस डिस्क्राइब कर रही होती हैं। ठीक है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी बात कर रहा होता है कि मैं गया, मैंने ये देखा, जैसे हम वर्ड्सवर्थ की पोइम्स देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है म्यूज़िकलिटी, जो कि एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है लिरिक पोएम का। ये इनमें ना एक म्यूज़िकल टोन होती है। ठीक है, सॉन्ग भी इनको कहा जाता है अक्सर। और इसके लिए जो पोइट्स होते हैं वो ना इसमें म्यूज़िक लाने के लिए, कि कोई पढ़ भी रहा है ना तो ऐसा जैसे म्यूज़िक फ़ील होगा। इसमें राइम यूज़ की जाती थी। जो ओल्ड जो एंग्लो सेक्शंस होते थे वो इसमें एलिट्रेशन यूज़ करते थे म्यूज़िकलिटी लाने के लिए, एक रिदम लाने के लिए। उसके बाद आ जाती है इंटेंसिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंटेंस पोइम्स होती हैं। इनमें जो पोइट्स होते हैं उन्होंने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस डिस्क्राइब किए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारे पास स्पॉन्टेनिटी। तो जैसे वर्ड्सवर्थ ने भी डेफिनेशन दी थी, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये इसी तरह से जो लिरिक पोइम होती हैं ये ना मतलब एक पोइट की ना इनर अर्ज होती है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, बगैर किसी मतलब खुद ब खुद जो हो रहा होता है। ठीक है, वो जो खुद ब खुद उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो वो ऐसे ना सडन फील करता है किसी भी चीज़ को देखकर या किसी भी चीज़ को सोचकर, वो इसमें डिस्क्राइब कर देता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। इसी के साथ ये बहुत ही आज का शॉर्ट सा वीडियो था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेरी वीडियो एंड हो गई है। अगर आपने एंड तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।